आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में उत्साह से स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, संकल्प सप्ताह में आपका अभिनंदन है। संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य का, सुपोषित परिवार का, एक संकल्प स्वच्छता का, उन्नत टिकाऊ कृषि का, शिक्षा का भी है संकल्प, आजीविका से समृद्धि तक। और ये संकल्प लेने वाले देश के आकांक्षी ब्लॉक से यहाँ उपस्थित पंचायत, ब्लॉक तथा जिला स्तर तक के जनप्रतिनिधि, आकांक्षी ब्लॉक के विकास को समर्पित सभी अधिकारीगण तथा समस्त गणमान्य अतिथिगण का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। देश के कोने कोने से हमारे साथ जुड़ रहे सभी अतिथिगण का भी तहे दिल से स्वागत। विकास की दौड़ में पिछड़ रहे जिलों को आकांक्षी जिले की संज्ञा दे, बहुआयामी पहल के माध्यम से उन्हें आदर्श जिले बनाने के बाद ब्लॉक स्तर तक की विकास आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए विकसित भारत के संकल्प की ओर अग्रसर है केंद्र सरकार। आज देश का जन जन देख रहा है बेहतर भविष्य के स्वप्न, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वे होंगे सच। अब मैं वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग माननीय श्री सुमन बेरी को कार्यक्रम के समस्त अतिथिगण का स्वागत करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। श्री सुमन बेरी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के मंत्रीगण, नीति आयोग के सदस्यगण, सीईओ नीति आयोग तथा भारत सरकार के सचिव, राज्य सरकारों के अधिकारी, जिला कलेक्टर, ब्लॉक अधिकारी, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में संकल्प सप्ताह को शुभ आरंभ के लिए आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात है। टीम इंडिया की सच्ची भावना में मुझे खुशी हो रही है कि केंद्र, राज्यों, जिलों, ब्लॉकों, गांव और नागरिक समाज से 3000 लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अन्य लगभग 2 लाख लोग वर्चुअली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वर्ष जनवरी माह में दिल्ली में मुख्य सचिवों के सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम यानी कि एबीपी को लॉन्च किया था और इसके संचालन की जिम्मेवारी नीति आयोग को दी थी। एबीपी का लक्ष्य योजनाओं के सैचुरेशन के माध्यम से इंक्लूसिव विकास हासिल करना है। एबीपी स्थानीय योजना निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है और देश भर के विशेष रूप से चुने हुए 500 अविकसित ब्लॉकों को एक दूसरे से सीखने का प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी एडीपी का लॉन्च किया गया था और इसका संचालन भी नीति आयोग कर रहा है। सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर आधारित एडीपी शासन का एक ऐतिहासिक प्रयोग है, जिसका उद्देश्य निश्चित समय सीमा में भारत के चुने हुए सबसे विकसित 112 जिलों में तेजी से परिवर्तन लाना था। इस कार्यक्रम ने डिसेंट्रलाइज्ड नागरिक केंद्रित सिटीजन सेंट्रिक नीति निर्माण में एक नया चैप्टर लिखा है और केवल 5 वर्षों में विश्व स्तर पे इसे बड़ी सफलता मिली है। एडीपी का एक मुख्य पहलू भी है कि ये डेटा आधारित कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। एडीपी के इन डिज़ाइन सिद्धांतों से सीखकर एबीपी को हम अगले स्तर पर ले जा रहे हैं।
कहने की ज़रूरत नहीं है कि एबीपी की सफलता सबके प्रयास से ही संभव होगी। इस विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि एबीपी कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत के लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुमन बेरी, चेयरपर्सन नीति आयोग। पथ पे अपने चलता चल, पथ पे अपने चलता चल, नभ की ओर तू बढ़ता चल। तू स्वप्न देखने छोड़ न देना, राह तू अपनी मोड़ न लेना, विश्वास खुद से तोड़ न लेना। हो मंजिल कितनी भी दूर, रख हौसला खुद पे तू, पथ पे अपने चलता चल, नभ की ओर तू बढ़ता चल। उन्नति के मार्ग पर पिछड़ रहे क्षेत्रों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि उन्हें एस्पिरेशनल से इंस्पिरेशनल ब्लॉक बनाया जाए। जन जन की आकांक्षाओं के सिरे को थाम आगे बढ़ रहा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम कैसे इन क्षेत्रों की तस्वीर और तकदीर बदलने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, आइए जानते हैं इस फिल्म के माध्यम से। आज की सरकार की प्राथमिकता है वंचितों को वरीयता। आज की सरकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तक जा रही है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स तक जा रही है। आज की सरकार देश के सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव न मानकर उन्हें फर्स्ट विलेज मानते हुए काम कर रही है। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि और उस सिद्धि से भारत की समृद्धि के लिए ही एक नए कार्यक्रम की नींव पड़ी, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी। 112 एस्पिरेशनल जिलों में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी को सफलता के साथ लागू किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एडीपी प्रोग्राम की सफलता को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए ही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। ये प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास के विजन को घर घर तक पहुंचाने का मिशन है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जिसमें विकास का फोकस होगा ब्लॉक यानी विकास खंड। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आदर्श पर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में भी राज्यों का बहुत बड़ा और अहम रोल है। एबीपी में 500 ब्लॉक्स को चुना गया है। इरादा पक्का है और मिशन सिर्फ एक है, विकास का लाभ हर ब्लॉक के हर जन तक पहुंचे और विकास की ये बयार देश के कोने कोने तक पहुंचे। सरकार इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कई जरूरी बातों का ध्यान रख रही है, जैसे कि ब्लॉक स्तर के डेवलपमेंट के लिए सही रणनीति का चुनाव, अधिकारियों के हाथ मजबूत करने के लिए केंद्रीय और राज्य ग्रामीण संस्थानों में तकनीकी ट्रेनिंग, मंत्रालयों और विभागों से डेटा सोर्सिंग और नॉलेज पोर्टल का निर्माण। एबीपी का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को हर गांव, हर ब्लॉक तक बेहतर ढंग से पहुंचाकर आम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। इसीलिए आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसकी 5 थीम्स और 40 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी केपीआईज भी चुने गए हैं। ये 5 थीम्स हैं: कृषि, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेश और सामाजिक विकास, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा, संसाधन, सराहना और संकल्प। इन तीनों को मिलाकर ही तो विकसित राष्ट्र का हमारा सपना एबीपी कार्यक्रम की सफलता से तय होगा। वास्तव में नीति सही हो और नेतृत्व सक्षम तो कोई भी लक्ष्य असाध्य नहीं है। देवी और सज्जनों, देशवासियों के सपने देश को रचने में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हैं।
केंद्र सरकार का प्रयास है कि इसे संभव करने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था प्रदान की जाए, जिसके माध्यम से सभी हितधारक साथ चलें, साथ मिलकर आगे बढ़ें। इसीलिए आज एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पोर्टल चैंपियंस ऑफ चेंज लॉन्च करें। चैंपियंस ऑफ चेंज। आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक जिस मंजिल तक भारत के पहुंचने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, उसका प्रतीक है भारत सरकार का ये पोर्टल चैंपियंस ऑफ चेंज, यानी पाथवे टू प्रोग्रेस। ये अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है। ये पोर्टल जमीनी स्तर पर विकास का लक्ष्य प्राप्त करने और ब्लॉक स्तर पर सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से आम लोगों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। इस पोर्टल के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने ब्लॉक में विकास कार्यों की प्राथमिकताएं और उनकी प्रगति देख सकता है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत ये 500 ब्लॉक्स 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 329 जिलों में से चुने गए हैं। इनकी आकांक्षा देश के विकसित ब्लॉक्स के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की है। सभी 500 ब्लॉक से जुड़े डेटा एक ही जगह होने से हर थीम और यहाँ तक कि उस थीम से जुड़े की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs के बारे में भी पूरी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध है। बेस्ट प्रैक्टिसेस के वीडियो को देखकर किसी भी ब्लॉक स्तर अधिकारी को ये जानकारी मिल सकती है कि अन्य ब्लॉक्स की तुलना में उन्हें अपने ब्लॉक के फोकस एरियाज में ऐसा क्या करने की जरूरत है जिससे आम लोगों की जिंदगी बेहतर बने। हर ब्लॉक को विकसित करके देश के एक एक नागरिक को विकास की मुख्य धारा में लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बृहत संकल्प को पूरा करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास जरूरी है। भारत सरकार के इस पोर्टल में इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है। ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के लिए उपयोगी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और कोर्सेज भी इस पोर्टल में उपलब्ध है। ये पोर्टल ज्ञान और तकनीक के रूप में उन्हें संसाधन भी मुहैया कराता है। पोर्टल के रिसोर्स सेक्शन में हर ब्लॉक के विकास की रणनीति है। इतना ही नहीं, पोर्टल पर हर जानकारी उपलब्ध होने से ब्लॉक के विकास में आम आदमी की भागीदारी भी बढ़ेगी। ABP विकास का ऐसा जन आंदोलन बनने जा रहा है जो दुनिया में विकसित भारत के निर्माण की मिसाल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर पधारें। धीर गंभीर बन सदा सुधीर, विश्व पटल पर भारतवर्ष के मान सम्मान का गौरवगान कराने वाले जननायक, भारत के कर्मयोगी प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनके संकल्प व समर्पण से उत्पन्न नई ऊर्जा आत्मविश्वास आज भारतवासियों को प्रेरित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जमीनी स्तर पर विकास को गति देकर जन कल्याण संभव करने वाले हमारे चैंपियंस ऑफ चेंज में से कुछ आज देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आपसे संवाद करने को उत्सुक हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के ब्लॉक बहड़ी से रंजना अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो शुमाली के प्राइमरी स्कूल में स्कूल टीचर हैं। रंजना अग्रवाल जी। कहाँ दिखाई देगी रंजना जी हमें? ये स्क्रीन पे? रंजना जी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। रंजना जी नमस्कार। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। रंजना जी बताइए कि किस विषय को लेकर के आप हमें कुछ बताना चाहेगी? सर, मैं आपको अपने विद्यालय, अपने इस ब्लॉक के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मेरा नाम रंजना अग्रवाल है। मैं कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय शाहपुर डांडी विकास खंड बहेड़ी जिला बरेली में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे विकास खंड बहेड़ी अपने आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के तहत चुना। इस समय हम एक सरकारी विद्यालय के ऑडिटोरियम से अपने शिक्षक साथियों और बच्चों के साथ आपको सुन पा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी
कि सर ये ऑडिटोरियम जो आप देख सकते हैं हमारा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ही बना है। चलिए, बहुत बधाई इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अच्छा रंजना जी, आपके ब्लॉक में जो चिंतन शिविर आयोजित किए गए, उनमें कौन सा ऐसा आइडिया था जो आपको सबसे ज्यादा रोचक और प्रभावी लगा? माननीय मंत्री जी, जो चिंतन शिविर आयोजित किए गए उनमें से जो आइडिया मुझे सबसे ज्यादा रोचक और प्रभावी लगा वह था विकास खंड के सर्वांगीण विकास का। किसी भी ब्लॉक के संपूर्ण विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस समाज के सभी स्टेक होल्डर्स आवश्यक रूप से एक ही प्लेटफॉर्म पर आएं और आपस समन्वय स्थापित करें। मेरा ये मानना है कि यदि सभी समाज के घटक एक साथ समावेशी रूप से समन्वय स्थापित करेंगे तो हम अपनी सरकारी योजनाओं को दिन जन आंदोलन में परिवर्तित कर सकते हैं। नहीं, आप अपने स्कूल के साथ मिलकर ऐसे कौन से बदलाव लाने का प्रयास करने की योजना बना रही है जिससे आपके स्कूल का लर्निंग आउटकम बेहतर हो सके? माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम बेहतर बनाने के लिए मैं परंपरागत शिक्षा को छोड़कर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ध्यान दूंगी। खेल खेल में बच्चों को सिखाऊंगी क्योंकि खेल खेल में सीखते बच्चों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ता है और क्लास में उपस्थिति भी। इसके साथ साथ मैं बाल सभा, प्रार्थना सभा में नई नई गतिविधियां जैसे म्यूजिकल पीटी, योग, छोटी छोटी कहानियां, शैक्षिक भ्रमण आदि के द्वारा बच्चों को सिखाऊंगी। इसके साथ साथ मैं स्मार्ट क्लास का प्रयोग भी करूंगी क्योंकि मेरा ये मानना है कि आधुनिकता के इस युग में यदि हम बच्चों को टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ेंगे तो वह पिछड़ जाएंगे। इसलिए और विजुअल बेस्ड लर्निंग से प्राप्त ज्ञान बच्चों में अधिक स्थायी रहता है। सर, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। मेरे जिले में लगभग 2500 से अधिक सरकारी विद्यालय हैं और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे सभी विद्यालयों में 100% स्मार्ट क्लास उपलब्ध हैं। नहीं, मान लीजिए कि कोई स्मार्ट क्लास नहीं है, क्योंकि यहाँ देश भर के लोग आपको सुन रहे हैं। कोई एक मुझे प्रैक्टिकली बताइए कि जहाँ स्मार्ट क्लास नहीं है और उन बच्चों के साथ ऐसी कौन सी टेक्निक उपयोग करते, जो वर्णन आपने किया उसमें से एक चीज एग्जैक्टली करके मुझे बताइए। अगर स्मार्ट क्लास नहीं है तो मैं जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को खेल खेल के माध्यम से गिनती, पहाड़े और उनको वर्णमाला या अक्षर ज्ञान भी करा सकती हूँ। जैसे मैं उनके लिए प्ले कार्ड बनाऊंगी, उनको प्ले कार्ड के द्वारा दिखाऊंगी और उनको ये जोड़कर भी कहूंगी कि 2 प्ले कार्ड उठाएं और उन्हें जोड़ करके एक नया अक्षर बनाएं और वो पढ़ के सुनाएं हमें। इसके साथ साथ सर अंकों के प्ले कार्ड बना के दूंगी जिसमें उनको कहूंगी कि ये 2 प्ले कार्ड मैं उठा रही हूँ और बीच में मैं कोई भी साइन जैसे कि प्लस का, माइनस का, गुणा का उनको लगाऊंगी और बताऊंगी इसका उत्तर का जो प्ले कार्ड है वो आप उठाकर यहाँ रखिए। इस तरीके से भी सर मैं उनको सिखा सकती हूँ। ये आपके साथ 2-3 बच्चे बैठे हैं, वो कुछ बता सकते हैं मुझे? बताओगे? अच्छा, अपना नाम बता दो। अपना नाम बताओ। My name is Kamini. क्या नाम? My name is Kamini. कामिनी। अच्छा, हिंदी बोल सकती हो? हाँ। अच्छा, वो भी टीचर को पूछना पड़ता है? शाबाश। देखिए, विकसित भारत की एक प्रमुख शर्त है हमारे देश के बच्चों की उत्कृष्ट शिक्षा हो। जब मैं आप और आप जैसे देश के हजारों शिक्षकों को इसके लिए काम करते देखता हूं और मैंने देखा है कि इतने इन्वॉल्व होते हैं टीचर, जैसे शायद कभी कभी तो लगता है वो अपने परिवार में अपने पोते पोती के लिए जितना टाइम नहीं देते हैं उतना कभी कभी स्कूल के बच्चों के लिए देते हैं। ये बहुत बड़ा डेडिकेशन होता है और वही ताकत है जो परिवर्तन लाती है। संकल्प से सिद्धि का रास्ता इसी समर्पण से जाता है, इसी कमिटमेंट से जाता है और उसी से हमें परिणाम मिलता है। मैं आपके माध्यम से आपको
और इन दूर दराज क्षेत्रों में भी कठोर परिश्रम करने वाले, समर्पित भाव से शिक्षा के लिए जीवन जीने वाले सभी शिक्षक साथियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कौन है दूसरे? मंत्री जी, अब जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के मनकोट ब्लॉक से डॉक्टर साजिद अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वे एनिमल हस्बेंड्री विभाग में ब्लॉक इंचार्ज हैं। डॉक्टर बताइए। सलाम और आदाब सर, आपसे मुखातिब होकर बेहद खुशी हुई मुझे। क्या शुभ नाम डॉक्टर आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर साजिद अहमद है, मैं ऑफिसर इंचार्ज एनिमल हस्बेंड्री मनकोट से हूँ। कितने समय से इस काम को देख रहे हैं साजिद जी? सर मैं 3 साल से लगातार इस ब्लॉक को सर्व कर रहा हूँ एज अ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर। अच्छा, क्या अनुभव आ रहा है? क्योंकि वहाँ तो मौसम भी विपरीत रहता है और पशुओं को संभालना, दूर दूर से पशुओं तक जाना, ये अपने आप में बड़ा कठिन काम होता है। थोड़ा अपना अनुभव बताइए। जी सर, आपने ठीक फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ब्लॉक मनकोट देश के उत्तर पश्चिम इलाके में एलओसी पे है और मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं ये एलओसी की ही पहाड़ी है। सर हमारे यहाँ अमूमन लोग ट्राइबल हैं और वो सालाना माइग्रेशन करते हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग गर्मियों में अपने माल मवेशी को लेकर हाई पास्चर लैंड पे चले जाते हैं और सर्दियों के आते ही वो लो लाइंग एरिया की तरफ रुख अपना कर लेते हैं। इस सफ़र के दौरान जानी, माली और जानवरों का नुकसान से बचाने के लिए हमने इनको ट्रक ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधा फराहम की। इसके साथ साथ वेटनरी और मेडिकल अवेयरनेस कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए और सर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रांजिएंट एकोमोडेशन भी उनको प्रोवाइड कर सकें। हमारे ब्लॉक मनकोट में गुज्जर और पहाड़ी दोनों लोग एक और समस्या से जूझते हैं, जिसमें जब वो सर्दियों में लो प्लेन्स एरिया में आ जाते हैं तो उनको फॉडर की कमी होती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत हम ब्लॉक में फॉडर डिपोज एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि बिना रोक टोक के हम इन्हें सर्दियों में भी फॉडर प्रोवाइड और फराहम कर पाएँ। अच्छा, बीमारी की स्थिति कोई सीरियस नेचर का कोई समाचार आ जाए और पैंडेमिक की संभावना नजर आए तो इसमें आपके लिए क्या प्लानिंग होता है? सर जैसे कि लास्ट टाइम हमारे ब्लॉक में लंपी स्किन डिजीज की भी आउटब्रेक हुई थी, तो उसको मद्देनज़र रख के मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे ब्लॉक में जब हमें ऐसी डिजीज़, नई डिजीज़ हमारे पास रिपोर्ट हुई तो सबसे पहले तो हमने हमारे हायर अथॉरिटीज़ को ये बताया कि हमारे यहाँ एक नई डिजीज़ आई है। फिर सरकार के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, यहाँ के पीआरआईज और सरपंच, वीडीसी उन सब से मिला के लोगों को अवेयरनेस जगह जगह पहुंचाई, अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि वो एक वायरल डिजीज़ थी तो उसको टैकल करने के लिए हमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा अवेयरनेस और इसके फैलाव को रोकने के लिए कोशिश करनी थी। हमने ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड की लोगों को ताकि वो अपने माल मवेशी को इस बीमारी से बचा पाए। कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है और आज जब आप फील्ड में काम कर रहे हो और आपके 2-3 साल ही हुए हैं इस काम में, तो एक थोड़ा उत्साह उमंग भी बहुत होगा, लेकिन फिर भी जो क्लासरूम में पढ़ते हैं और फील्ड में जाकर के देखते हैं, बहुत नई नई चैलेंजेज आती हैं। क्या अंतर अनुभव करते हैं आप? जी सर, आपने ठीक फरमाया कि कॉलेज की जो पढ़ाई है और फील्ड का जो एक्सपीरियंस है उसमें बड़ा अंतर है। जैसे हमें कॉलेज में पढ़ाया गया कि विदेशी ब्रीड ही अच्छी दूध की पैदावार करती हैं और उन्हीं को सालों से हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तरजीह दे रहे हैं। पर मैंने यहाँ ब्लॉक मनकोट में आके ये पाया कि हमारी बहुत सी लोकल इंडिजीनियस ब्रीड जो इस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं और सिर्फ बेटर अडाप्टेशन, हाई मिल्क यील्डिंग के साथ साथ वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हैं। बहुत सारी डिजीज जो लोकल हैं उनसे के लिए भी रेजिस्टेंट हैं। तो हम एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट के प्रोग्राम के तहत और नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम के अंडर हम जो लोकल हाई यील्डिंग इंडिजीनियस ब्रीड हैं उनको प्रेफर कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं और
जो हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश में लगे हैं। सजीत जी, एक तो यहाँ वेदर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, काफ़ी ठंड रहती है जब बर्फ़, वैसे बर्फ़ का जम्मू पार्ट में तो थोड़ा कम रहता है लेकिन उधर तो बहुत रहता है। उस पशुपालन के काम में जो हमारे गुजर भाई बहन हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें आती होगी। इससे मुक्ति पाने के लिए आप किस प्रकार से सरकार की तरफ से गाइड करते हैं या अपनी मदद करते हैं, क्या करते हैं? सर, उसके लिए पहले तो हम उनको कुछ जर्नल गाइडलाइंस के तौर पे उनको अवेयर करते हैं कि आपने अपने माल मवेशी को किस तरीके से सर्दी के और बर्फबारी से बचाना है। जैसे कैटल शेड प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के, जिनमें उनको हेल्प मिलती है, 50% सब्सिडी मिलती है कंस्ट्रक्शन में, उनके थ्रू हेल्प करते हैं। दूसरा हम ये करते हैं कि जब वो हाई पास्चर लैंड से माइग्रेट होकर नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जल्दी से आ जाएं और रास्ते में जो बर्फबारी के चांसेस हैं उनको हम रिड्यूस कर पाएं। और इसके साथ साथ हम उनको जो फॉडर डिपोज एस्टेब्लिश करा के जो सर्दियों में घास की कमी की वजह से जानवर में डेफिशिएंसी प्रॉब्लम ना आए, उनको टैकल करने के लिए हम फॉडर डिपोज के हेल्प से उन्हें फॉडर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे देश में एक कोविड वैक्सीन को लेकर के तो देश को पता है कि देश में 200 करोड़ से ज़्यादा मुफ्त वैक्सीन के डोज दिए गए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में पशुओं के लिए फूट एंड माउथ जो डिसीज़ है उसके लिए मुफ्त में एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है और पशु के लिए ये बहुत अनिवार्य भी है। आपके यहाँ उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है? सर, जब से ये फ्री ऑफ कास्ट एफएमडी की वैक्सीन जो हम सरकार की तरफ से एनएडीसीपी प्रोग्राम के अंडर आई है, हमने मास लेवल पे यहाँ लोगों को, क्योंकि ये एफएमडी डिजीज मोस्टली तब आती है जब जो हमारे यहाँ के ट्राइबल्स लोग हैं वो अपर रीचेस से लोअर लैंड में आते हैं, तो वहाँ से ये वायरस हमारे यहाँ लोअर प्लेन्स में भी स्प्रेड होता है। तो हम वहाँ पे भी वैक्सीन करते हैं डॉग्स में जाके, और यहाँ पे भी ऑलरेडी जो यहाँ लोग और जो जानवर रह रहे हैं इनको भी वैक्सीनेट कर देते हैं ताकि इस डिजीज़ की प्रेवलेंस को रोका जा सके और हमारे जो एफएमडी की वजह से जो लोगों की लिवलीहुड में और उनकी आमदनी में कमी आती है उसको टैकल कर सकें, और इसका बहुत बड़ा हमें रिजल्ट भी दिखने को मिल रहा है। साजिद जी, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं किसी ज़माने में जम्मू कश्मीर इलाके में बहुत काम करता था। ये आपके मनकोटे में भी मैं काफ़ी भ्रमण कर चुका हूँ। गुजर परिवारों से मेरा नाता भी बहुत रहता था क्योंकि मेरे कच्छ के लोग और गुजर परिवार पहनाव वगैरह सब में बहुत सिमिलैरिटी लगती थी मुझे, एक अपनापन महसूस होता था। लेकिन इस दुर्गम क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। आइए, और कौन है अभी? माननीय प्रधानमंत्री जी, अब पूर्वोत्तर राज्य मेघालय लिए चल रहे हैं हम आपको, जहां के जिले नॉर्थ गारो हिल्स के ब्लॉक रेशुबेलपाड़ा से श्री माइकन चर्ड मोमिन हमारे साथ हैं। आप जूनियर रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी, इस ब्लॉक के लोग आपका स्वागत एक गीत के साथ कर रहे हैं जिसका टाइटल ही है उम्मीद, होप। मोमिन जी, मोमिन जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है और मेरी आवाज कहीं को हो रहा है वहां। हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है सर यहाँ पे। अच्छा मोमिन जी, अभी मैं कश्मीर में जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ बात कर रहा था और अभी गारो हिल्स के आप लोगों से जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है ऐसे क्षेत्र से बात कर रहा हूँ। और मैं, आप तो रूरल डेवलपमेंट के काम में लगे हैं, तो वहाँ पर इतनी बारिश और डेवलपमेंट के काम करने हो, घर बनाने हो तो बहुत दिक्कतें आती होगी, काम भी प्रभावित होगा। इन समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारा मेघालय में साल में 7 या 8 महीना बारिश होता है। हम क्या करते हैं, जितना हाउसिंग स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितना घर बनाना है, हम उसका डिमांड का हिसाब से हर घर और बेनिफिशियरीज को
सामान स्टॉक करने के लिए पहले से हम लोग आदेश देता है। और सर जितना यहाँ पे डिपार्टमेंट है सबको मिलकर सर हम लोग एक टीम बनाता है मॉनिटर करने के लिए। और सर जब बारिश रुकता है सर उस टाइम हम लोग ये शुरू करता है सर। पहले तो सरकार जब घर बनाने का कार्यक्रम करती थी तो एक ही मॉडल बनाती थी। हमने आकर के बदल कर दिया कि स्थानीय जो चीज़ों का उपयोग करते हैं, स्थानीय जो डिजाइन होती हैं, वैसे ही पीएम आवास बनने चाहिए, जो मर्जी पड़े और पैसे ओनर को दे दिए जाए और ओनर ड्रिवन कंस्ट्रक्शन का काम हो। उसके कारण क्वालिटी में चेंज आया हो, लोकल मटेरियल का भारी उपयोग होता हो और उनके जीवन को ईज ऑफ लिविंग के लिए काम आता हो, ऐसा अनुभव आ रहा है क्या? हाँ 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 प्रधानमंत्री जी, हाँ। अच्छा, आपके क्षेत्र में काजू भी बहुत होता है भाई, तो उसका उत्पादन और मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं? सर जैसे कि यहाँ पे जो गारो हिल्स जितना खजूर मिलता है सर, हम आपको ये बताने के लिए सर हम यहाँ पे चाहते हैं कि सर ये गारो हिल्स का काजू है सर, ये देश में नंबर 1 क्वालिटी का खजूर है सर। और सर जो ये खजूर का प्रोडक्शन सर हम लोग बढ़ाने के लिए सर हम लोग अभी विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल यानी MGNREGS की तरफ और सर सेल्फ हेल्प ग्रुप की इन सब को हम लोग अभी सर यहाँ पे ये कैश्यू कल्टीवेट करने के लिए सर हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं सर। और सर यहाँ पे आपसे सर एक है सर, क्योंकि यहाँ पे गारो हिल्स में सर खाली एक ही ये प्रोसेसिंग यूनिट है सर, जो अभी ये प्रोसेसिंग यूनिट सर यहाँ पे और ज्यादा होने से सर हम लोग का मार्केटिंग के लिए हम लोग अभी आगे बढ़ सकता है। और सर एक है सर, जैसे कि अभी ये गारो हिल्स का हमारा गारो हिल्स का जो खजूर है सर, इसके लिए हाईटेक मिलने से सर हम लोग का और मार्केटिंग में बहुत हेल्प करेगा सर। देखिए मोमिन जी, ये अच्छा किया आपने मार्केटिंग की बात कही। वैसे आपका काजू जैसा आप कह रहे हैं नंबर 1, आपका टर्मरिक हल्दी नंबर 1 है मेघालय का। अच्छा, मेघालय में तो घर घर में संगीत होता है और मैंने देखा है कि हर जगह पे संगीत के बड़े ग्रुप है। क्या कभी आपको विचार आता है कि आपकी रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको गीतों में ढाल करके जागृति लाई जाए? वैसे मेघालय स्वच्छता के लिए तो काफी आगे है, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हैं गीतों के माध्यम से, क्योंकि संगीत इतना पॉपुलर है आपके यहाँ। और अब तो बाहर भी जाते हैं आप लोग, मेघालय के बाहर जहाँ भी जाते हैं लोगों के दिल जीत लेते हैं। तो क्या इस प्रकार से एक रूरल डेवलपमेंट को काम करने वाले व्यक्ति जनता को जोड़ने के लिए, संगीत एक बहुत बड़ी ताकत है, म्यूजिक बहुत बड़ी ताकत है, क्या आप अपने जन भागीदारी के लिए इसका रास्ते में क्योंकि प्रयास करते हैं, क्या कर सकते हैं क्या? सर एक गाना है कि सर इनका मीनिंग है सर कि उम्मीद यानी सर होप। जैसे कि सर हम लोग अभी आपको धन्यवाद बोलना चाहता है कि सर आप ये ब्लॉक आप एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में हम लोग को क्या है सर, हम लोग का ये होप है और ये उम्मीद है कि सर हम लोग ये ब्लॉक को। तो ये होप वाला गीत गाते हैं क्या आप लोग? हाँ जरा सुनाइए। क्या मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग क्या है मोमिन जी?
प्रधानमंत्री जी, इसका मीनिंग है होप है, और यानी उम्मीद और विश्वास। चलिए, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब हर ग्राम पंचायत अपने कार्य तेजी से करेगी, तभी पूरे ब्लॉक का विकास हो सकता है। और आप जैसे शिक्षित नौजवान इस मिशन में जुड़े हैं। मैं आपको, आप जैसे अनेकों देश भर में ग्रामीण विकास के काम में लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ हम सब भी आपके आशीर्वचनों को सुनने के अभिलाषी हैं। आपसे सादर अनुग्रह करती हूँ, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सभी साथी, सरकार के अधिकारीगण, नीति आयोग के सभी साथी, और इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग भागों से, अलग अलग ब्लॉक से, ग्रासरूट लेवल पे जो लाखों साथी जुड़े हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जनप्रतिनिधि भी आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, और ये विषय में रुचि रखने वाले भी आज हमारे साथ भिन्न भिन्न माध्यमों से जुड़े हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और इस कार्यक्रम के लिए आप सबको, मैं विशेष करके नीति आयोग को बधाई भी देता हूं, और आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। आप लोग भारत मंडपम में इकट्ठे हुए हैं, और इससे देश की सोच का पता चल सकता है। आपको भारत सरकार की सोच का पता चल सकता है, और वो ये है कि 1 महीने के भीतर भीतर अभी वो लोग यहां जमा हुए हैं जो देश के दूर सुदूर गांव की चिंता करने वाले लोग हैं, आखिरी छोर पे बैठे हुए परिवार की चिंता करने वाले लोग हैं, उनकी भलाई के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और इसी 1 महीने में यहां पर वो लोग बैठे थे जो दुनिया को दिशा देने का काम करते थे। यानी आप कैनवास का रेंज देख लीजिए। जिस भारत मंडपम में इसी 1 महीने में विश्व के गणमान्य नेता मिलकर के विश्व की चिंता कर रहे थे, उसी भारत मंडपम में मेरे देश के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले, मजबूती लाने वाले और हौसले बुलंद रख करके काम करने वाले मैं लाखों साथियों के साथ आज मिल रहा हूं। मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे लिए समिट भी G20 से कम नहीं है। हमारे साथ ऑनलाइन भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। यह कार्यक्रम टीम भारत की सफलता का प्रतीक है। ये सबका प्रयास की भावना का प्रतीक है। ये कार्यक्रम भविष्य के भारत के लिए भी अहम है, और इसमें संकल्प से सिद्धि ये इनहेरेंट है, उसका प्रतिबिंब है। साथियों, जब भी कभी आजादी के बाद बनी टॉप 10 योजनाओं का अध्ययन होगा तो उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने, आकांक्षी जिला अभियान ने देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन बदल दिया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है, ईज ऑफ गवर्नेंस में बदलाव आया है, और जो कल तक
छोड़ो यार, बस जिंदगी पूरी कर लो, ऐसे ही गुजारा करना है। उस सोच में से बाहर होकर के वहां का समाज अब ऐसे नहीं रहना है, कुछ करके दिखाना है, इस मूड में मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। इस अभियान की सफलता अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का आधार बनी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक्सपीरियंस इतना सफल रहा है कि दुनिया में विकास के मॉडल की चर्चा करने वाले हर कोई इसमें से बहुत कुछ लेसन्स खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। हमने भी उसी में से बहुत सीखा है और उसमें से विचार आया है कि 500 ब्लॉक्स देश के हर राज्य में जहां भी, और एक पैरामीटर के तहत उसका मूल्यांकन किया गया है, और उसमें से इन 500 ब्लॉक अगर हम इसको स्टेट की एवरेज पर अगर हम ले आए, नेशनल एवरेज पर ले जाएं, आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, कितना बड़ा परिणाम आएगा। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने कामयाबी का परचम लहराया है, वैसे ही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी 100% सफल होने ही वाला है। और इसलिए नहीं कि योजना बड़ी अद्भुत है, इसलिए कि काम करने वाले लोग अद्भुत हैं। अभी कुछ देर पहले मैं 3 साथियों के साथ गप मार रहा था, आपने सुना चर्चा को। देखिए उनका आत्मविश्वास देखिए, और जब मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले आप साथियों का आत्मविश्वास देखता हूं तो मेरा आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मेरी सिर्फ शुभकामनाएं आपके साथ ऐसा नहीं है, मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ा हूं। अगर आप 2 कदम चले तो मैं 3 कदम चलने के लिए तैयार हूं। अगर आप 12 घंटे काम करें तो मैं 13 घंटे करने के लिए तैयार हूं। और मैं आपका एक साथी बनकर के काम करना चाहता हूं, आपकी टीम का एक सदस्य बनकर के काम करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि हम लोग एक टीम बनकर के ये एस्पिरेशनल ब्लॉक का सक्सेस जो चाहते हैं, अगर हमने उसको 2 साल का टाइम तय किया तो मुझे पक्का विश्वास है हम 1.5 साल में कर देंगे। अगर हमने 1.5 साल तय किया तो हम 1 साल में कर देंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। और कुछ तो ब्लॉक ऐसे निकलेंगे जो एकाध विषय को 1 या 2 वीक में ही उसको नॉर्मल स्टेट एवरेज से ऊपर लेने का सामर्थ्य रखते हैं, और करके देंगे, मुझे पक्का विश्वास है। क्योंकि आप सबको भी पता है कि मैं इसको हर दिन देखने वाला हूं, हर दिन बारीकी से देखने वाला हूं। इसलिए नहीं कि मैं आपकी एग्जाम लेने वाला हूं, इसलिए कि जब मैं आपकी सफलता देखता हूं ना तो उस दिन मेरा काम करने की ताकत बढ़ जाती है, मेरा उत्साह बढ़ जाता है। मुझे भी लगता है यार आप इतना काम करते, चलो मैं भी थोड़ा ज्यादा कर लूं। मैं इसलिए चार्ट को देखता रहता हूं ताकि वो चार्ट ही मेरा इंस्पिरेशन बन जाता है, मेरी ताकत बन जाता है। और इसलिए साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को आकांक्षी जिले को अब 5 वर्ष हो गए हैं। इस कार्यक्रम में इसमें क्या, किसको क्या मिला, क्या पाया, कहां और कैसे बेहतरी हुई, इन सारे विषयों का आकलन जब कोई थर्ड एजेंसी करती है तो भी वो संतोष व्यक्त करती है। तो हम लोग तो जो साथ जुड़े हुए हैं, हमें संतोष होना बहुत स्वाभाविक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से एक और बात तय होती है, अगर हम गुड गवर्नेंस की बहुत बेसिक चीजों पर ध्यान दें तो चुनौतीपूर्ण लगने वाला लक्ष्य भी हासिल हो सकते हैं। आकांक्षी जिला प्रोग्राम के लिए हमने बहुत ही सरल रणनीति के तहत काम किया है। आपने भी देखा है जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, वहां डॉक्टर पहले मान लीजिए उसको लगता है गंभीर बीमारी है, सर्जरी करने की जरूरत है,
लेकिन डॉक्टर के अर्जेंसी है तो भी कहेगा नहीं अभी 15 दिन नहीं, पहले आपकी इम्यूनिटी ठीक होनी चाहिए, ताकि ऑपरेशन हो गए तो आपका शरीर रिस्पॉन्ड करे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए, उसकी क्षमता बढ़नी जरूरी होती है। और वो मरीज को भी उसी प्रकार के उपचार करता है, उसी प्रकार की मदद करता है, उसी प्रकार के तैयारी करवाता है। फिर जैसे ही बॉडी रिस्पॉन्ड करने योग्य हो जाए फिर वो गंभीर बीमारी को हैंडल करने की दिशा में जाता है, सर्जरी करेगा, बाकी कोई आवश्यक है तब तक वो गंभीर बीमारी को हाथ नहीं लगाता है। ये सुनिश्चित कर लेता है कि मरीज का शरीर सर्जरी के लिए तैयार है। कोई भी शरीर तब तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं माना जाता जब तक हर अंग ठीक से काम ना करता हो। आप पैरामीटर देखा, वेट ठीक है, हाइट ठीक है, डिगना ठीक है, फलाना ठीक है, लेकिन शरीर का एक अंग काम नहीं करता है तो उसको स्वस्थ मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। उसी प्रकार से हमारे देश में भी हर पैरामीटर में देश एकदम से मानो डेवलप कंट्री जैसा लगता हो, लेकिन उसके अगर 2-4-10 जिले, 2-4 ब्लॉक पीछे लगे तो क्या लगेगा? और इसलिए जैसे एक मरीज को डॉक्टर जिस प्रकार से पूरे शरीर को एड्रेस करके काम करता है, जैसे हम भी अपने शरीर की स्वस्थता का मतलब हर अंग का स्वस्थ होना मानते हैं, परिवार में भी अगर एक व्यक्ति बीमार होता है तो परिवार की पूरी शक्ति, परिवार का पूरा ध्यान, परिवार के सारे कार्यक्रम उसी के आसपास केंद्रित हो जाते हैं। बाकी सारे कार्यक्रमों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कोई बीमार है, बाहर जाना है तो रोकना पड़ता है। परिवार भी पूरा स्वस्थ होगा तब जाकर के परिवार अपने जीवन की विकास कर सकता है। वैसे अपना डिस्ट्रिक्ट हो, अपना गांव हो, अपना तहसील हो, सर्वांगीण विकास, सर्वस्पर्शी विकास, सर्वहितकारी विकास, ये अगर हम नहीं करते हैं तो आंकड़े शायद भर जाएं, आंकड़े शायद संतोष भी दें, लेकिन मूलतः परिवर्तन संभव नहीं होता है। और इसलिए आवश्यक है कि ग्रास रूट लेवल की हर पैरामीटर्स को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम ये समिट के अंदर जो लोग आप मेरे साथ बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि इसके पीछे क्या इरादा है। यहां पर भारत सरकार की टॉप टीम भी बैठी हुई है, सारे सचिव यहां बैठे हुए हैं, जो नीति निर्धारण काम करते हैं वो सब है। अब मेरे सामने दो विषय हैं, क्या मैं इनके पीछे शक्ति लगा करके ऊपर का जो टॉप है उसी को ठीक ठाक करूं, कि मैं धरातल पर मजबूती के लिए काम करूं? मैंने रास्ता चुना है धरातल पर मजबूती का, और धरातल की मजबूती से ये हमारा पिरामिड ऊपर जाएगा। विकास का जो सबसे नीचे का तबका है वो जितना ज्यादा विकसित होगा, मैं समझता हूं उतना ज्यादा परिणाम मिलेगा। और इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हम इस प्रकार से डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। उसी प्रकार से जैसे ये हमने डेवलपमेंट ब्लॉक के लिए सोचा है, मैं सरकार के यहां सचिव बैठे हैं, उनको भी मैं आग्रह करता हूं, दो दिशा में और हम काम कर सकते हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। हर विभाग अपने काम के लिए, मान लीजिए पूरे देश में 100 ब्लॉक आइडेंटिफाई करें, और उनको पूरी दुनिया देखने की जरूरत नहीं है, उनके विभाग में कौन से 100 ब्लॉक है जो पीछे हैं। और अगर मानो हेल्थ को लगता है कि पूरे देश में 100 ब्लॉक सबसे पीछे हैं, तो भारत सरकार का हेल्थ विभाग उन 100 को स्थिति सुधारने के लिए क्या काम करना उसकी रणनीति बनाएगा। शिक्षा विभाग अपने विभाग के लिए 100 ब्लॉक चुने। शिक्षा विभाग के वो 100 ब्लॉक है, वो भारत सरकार का शिक्षा विभाग देखे कि मैंने जो 100 ब्लॉक सबसे पीछे आइडेंटिफाई किए, मैं इसको, हमें ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक, ये नीति आयोग का कार्यक्रम बनने नहीं देना है। मुझे ये सरकार का स्वभाव बनाना है।
केंद्र और राज्य सरकारों के का स्वभाव बनाना है, केंद्र और राज्य के विभागों का स्वभाव बनाना है। जब सब विभाग तय करे कि मेरे यहाँ लास्ट जो 100 हैं वो अब एवरेज से ऊपर चले गए हैं, आप देखिए सारे पैरामीटर बदल जाएंगे। तो ये जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है उसको काम करने का तरीका राज्य, डिस्ट्रिक्ट, उनकी इकाइयों के द्वारा होगा। लेकिन क्या देश में इस प्रकार से विचार कर करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं? और मैं मानता हूं कि उस दिशा में हमने प्रयत्न करना चाहिए। और इसका सारे विभागों ने, कोई अगर स्किल डेवलपमेंट है तो वो भी देखे कि हिंदुस्तान के ऐसे कौन से 100 ब्लॉक है कि जहां पर मुझे इसको बल देने की जरूरत है। उसी प्रकार से राज्य सरकारें ज्यादा नहीं, सबसे पीछे जो है ऐसे 100 विलेज सिलेक्ट करें, पूरे राज्य में से 100 एकदम जो पीछे हैं 100 शहर, गांव, 100 गांव सिलेक्ट करें, उनको एक बार 2 महीना 3 महीने के काम के अंदर बाहर ले आए। उससे आपको पता चलेगा कन्वर्जेंस कैसे होता है, वहां की समस्याओं का समाधान कैसे होता है। वहां पर अगर स्टाफ नहीं है, वहां पर रिक्रूटमेंट की जरूरत है, रिक्रूट करना है। वहां यंग अफसर को लगाने की जरूरत है, यंग अफसर को लगाना है। अगर एक बार उनके सामने मॉडल हो गया कि उनके 100 विलेज को उन्होंने 1 महीने में ठीक कर लिया, तो वो मॉडल उनके 1000 गांवों को ठीक करने में देर नहीं करेगा, वो रिप्लिका होगा, परिणाम मिलेगा। और इसलिए अब देश आजादी को 75 साल पूरे कर चुका है। हम 2047 में देश को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, डेवलप कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं। और डेवलप कंट्री का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के अंदर जहां भव्यता दिखे और हमारे गांव पीछे रह जाएं। हम उस मॉडल को लेकर के चलते नहीं है, हम तो 140 करोड़ लोगों के भाग्य को लेकर के चलना चाहते हैं, उनके जीवन को बदलाव करना चाहते हैं। और उसके लिए जो पैरामीटर तय किए हैं, और मैं चाहता हूं कि इसके बीच में कंपटीशन का भाव है। मैं तो जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को रेगुलरली देखता था, मुझे इतनी खुशी होती थी। एक तो उसमें ऐसे ही चीजें भरने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। जब तक कि धरती पर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ना हो, ऐसे आंकड़े भरने से कोई होने वाला काम नहीं है, तो करना ही पड़ता है, ऐसा काम है। लेकिन मैं देख रहा था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट के अफसर इतने उत्साहित थे कि हर दिन, 2 दिन में, 3 दिन में वो अपने परफॉर्मेंस को अपलोड करते थे, इंप्रूव करते थे। और फिर मैं देखता था पहले 6 महीने में लगता था आज ये डिस्ट्रिक्ट आगे निकल गया, तो फिर 24-48 घंटे में पता चलता यार ये तो पीछे रह गया, वो उससे भी आगे चला गया। फिर 72 घंटे में पता चल, देखो वो तो उससे भी आगे। यानी इतनी पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव नेचर बन गया था, उसने परिणाम लाने में बहुत बड़ा बदलाव दिया है। और इसे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि पहले, मेरा तो अनुभव है, मैं गुजरात में काम करता था, हमारे यहाँ कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी अफसर को ट्रांसफर होता था तो उसके सारे कलीग उसको सबसे कहते रहे, सरकार से झगड़ा है क्या, क्या मुख्यमंत्री जी तेरे से नाराज है क्या तुम्हारा पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम है क्या, तुझे पनिशमेंट पोस्टिंग क्यों दिया गया। उसके साथ ही उसको टाइट करते थे और वो भी मानने लगता था मैं मर गया। लेकिन जब उस कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भूकंप के बाद अच्छे अफसरों को लगाने की जरूरत पड़ी, सबको इंसेंटिव दिया गया, लगे। आज स्थिति ऐसी है गुजरात में कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अगर अपॉइंटमेंट मिलती है तो ये सरकार का सबसे प्रिय अफसर माना जाएगा। यानी जो कल तक पनिशमेंट पोस्टिंग वाली जगह मानती थी, वो एक प्रकार से सबसे सम्मानीय जगह बन जाए, ये संभव होता है। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आमतौर पर काफी आयु हो चुकी है, थक गए हैं, अरे चलो यार ये तो बेकार जिला है, वो कुछ परफॉर्म करता नहीं, रख दो उसको। हमने जब से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में यंग अफसरों को लगाने के लिए कहा, धमाधम परिणाम आने लगे,
क्योंकि उनका उत्साह था, कुछ करना था और उनको भी लगता था 3 साल यहाँ करूंगा तो सरकार मुझे कोई बहुत अच्छा काम दे देगी, और हुआ भी। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जिन लोगों ने काम किया उनको बहुत अच्छी जगह मिली बाद में। एस्पिरेशनल ब्लॉक के लिए भी मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा और भारत सरकार के अधिकारी भी ध्यान दें कि जो ब्लॉक के अंदर सफल हो रहे हैं ना, उनको आगे उनका भविष्य भी उज्जवल होना चाहिए। उन अफसरों का विशेष रूप से, ताकि उनके पास कुछ करने का जज्बा है, वो धरती पे परिणाम लाने वाले लोग हैं, उन टीमों को आगे बढ़ाना चाहिए, स्पेशली उनको एनकरेज करना चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा सरकार में एक परंपरा बदली है। पहले अपने यहां आउटपुट को ही एक प्रकार से काम माना जाता था। इतना बजट आया, वो बजट यहां गया, उसमें से इतना उधर गया, उसमें से उतना उधर गया, मतलब कि बजट खर्च हुआ। आउटपुट को ही हमारे यहाँ एक प्रकार से अचीवमेंट माना जाता था। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद हमने सरकार का आउटकम बजट भी देना शुरू किया, बजट के साथ आउटकम का रिपोर्ट देना शुरू किया, और आउटकम के कारण क्वालिटेटिव चेंज बहुत बड़ा आया है। हम भी अपने ब्लॉक में देखें कि मैं जिस योजना के लिए पैसे लगा रहा हूं, मैं जिस योजना के लिए समय लगा रहा हूं, जिस योजना के लिए मेरे इतने अफसर काम में लगे हुए हैं, कोई आउटकम मिलता है कि नहीं मिलता है, और हमने उस आउटकम को पाने के लिए क्या करना चाहिए। साथियों, जितना महत्व कुछ लोगों को लगता है पैसे होंगे तो काम होगा, आप विश्वास कीजिए साथियों, मेरा बहुत लंबा अनुभव है। सरकार चलाना, इतना लंबा अनुभव बहुत कम लोगों को मिलता है जो मुझे मिला है। और मैं अनुभव से कहता हूं कि सिर्फ बजट के कारण ही बदलाव आता है, ऐसा नहीं है। अगर हम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और दूसरा कन्वर्जेंस, इसको अगर हम ध्यान दें तो हम ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए एक नए पैसा नया आने के बिना भी उस काम को कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मनरेगा का काम चल रहा है, लेकिन क्या मैंने प्लान किया है क्या कि मनरेगा काम वही होगा जो मेरे डेवलपमेंट की डिजाइन के साथ जुड़ेगा? मैं मनरेगा काम वही करूंगा ताकि मुझे जो रोड की मिट्टी डालनी है उसी रोड की मिट्टी डलवा दूंगा तो मेरा रोड का आधा काम तो हो ही जाएगा। कन्वर्जेंस हो गया। यानी जो कन्वर्जेंस करते हैं, अब पानी है, मान लीजिए कुछ इलाके हैं जहां पानी की दिक्कत है और आपका साल में 3-4 महीना उस पानी के लिए ही मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन आपने अगर मनरेगा में तय किया कि उस इलाके में सबसे ज्यादा तालाब बनाने, सबसे ज्यादा पानी स्टोरेज करना है, मिशन मोड में काम करना है, तो आपको अगले साल जो 4 महीना सिर्फ पानी के लिए 10-25 गांवों के पीछे बिगड़ते हैं बंद हो जाएंगे, आपकी शक्ति बच जाएगी। कन्वर्जेंस बहुत बड़ी ताकत रखता है जी। और मैं मानता हूं कि गुड गवर्नेंस की पहली शर्त यही है कि हम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। दूसरा एक अनुभव आया है और मैं अपने अनुभव से कहता हूं, होता क्या है, और स्वाभाविक है, टीचर भी क्लास में अगर इंस्पेक्शन आने वाला है तो जो अच्छे होनहार स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा टिप देता है, और वो कहते हैं जब इंस्पेक्शन में कोई सवाल पूछे तुम हाथ तुरंत ऊपर कर देना। ये मैं टीचरों वाला जानता हूं सब। बस स्वाभाविक है भाई, उसको जरा रौब जमाना है तो वो एक अच्छा लड़का हाथ ऊपर कर देगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम स्वभाव से जहां इमीडिएट रिजल्ट मिलता है उसमें इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं। अगर मुझे सरकार में, मानो भारत सरकार में मुझे एक टारगेट पूरा करना है और मुझे लगता है ये 6 राज्य हैं यार, वो उनको कहेंगे तो हो जाएगा, तो मैं उन 6 राज्यों पर ही ध्यान केंद्रित करता हूं। बाकी 12 राज्य जिसको जरूरत है लेकिन चूंकि उनका परफॉर्मेंस पुअर है तो मैं वो संसाधन उधर जाने नहीं देता, और मैं एक मीठी चाय में और 2 चम्मच चीनी डाल देता हूं। होता क्या है
कि जो डेवलप हो चुके हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको इतना अधिक मिल जाता है कि वो संसाधनों का वेस्टेज होता है। अब देखिए, आपके घर में एक जमाना था जब मैं पढ़ता था, मेरे तो नसीब में वो नहीं था, लेकिन मेरे साथियों को उनके मम्मी पापा कहते थे कि तुम अगर 10वीं में इतना नंबर लाओगे तो तुझे घड़ी ला करके देंगे, तुम 12th में इतना लाओगे तो तुझे घड़ी भेंट करेंगे। मेरे समय में ऐसा था। आज किसी भी घर के कोने में हाथ डालो, 3-4 घड़ी ऐसे ही मिल जाती है। कुछ घड़ी तो ऐसी होगी उनको 6 महीने तक हाथ नहीं लगाया होगा, लेकिन एक गरीब के घर में एक घड़ी होगी तो वो घड़ी 365 दिन लगाएगा और संभाल करके रखेगा। संसाधन जहां पड़ा हुआ है वहां एक्स्ट्रा देने से वेस्टेज है, जहां जरूरत देने से उसका अतिरिक्त उपयोग होता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और जहां नीड बेस्ड है वहां विशेष तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन, ये आदत हम डालेंगे तो उनको एक ताकत मिलेगी और इस दिशा में हमने काम करना चाहिए। उसी प्रकार से आपने देखा होगा, कोई भी काम करना है, हम ये भ्रम में हैं कि सरकार सब कुछ कर लेगी। ये पिछली शताब्दी की सोच है दोस्तों। सरकार ही सब कुछ कर लेगी, इस सोच में से हमें बाहर आना चाहिए। समाज की शक्ति बहुत बड़ी होती है। आप सरकार को कहोगे तुम रसोई घर चलाओ, हमें मध्याह्न भोजन करना हो, तो आंखों से पानी निकल जाता है। लेकिन हमारे सरदार भाई बहन लंगर चलाते हैं, लाखों लोग खाते हैं, कभी थकान महसूस नहीं होती। हो रहा है। समाज की एक शक्ति होती है। इस समाज की शक्ति को हम जोड़ते हैं क्या? जिन जिन ब्लॉक में या जिले में लीडरशिप की समाज को जोड़ने की ताकत है, मेरा अनुभव है वहां परिणाम जल्दी मिलता है। ये स्वच्छता का अभियान आज सफलता की दिशा में उसने अपनी एक जगह बना ली है। क्या कारण है? क्या ये मोदी के कारण हो रहा है क्या? क्या ये 5-50 लोग झाड़ू लगाते उसके कारण हो रहा है क्या? जी नहीं। समाज में एक वातावरण बना है कि अब गंदगी नहीं करेंगे, और जब समाज तय करता है ना गंदगी नहीं करूंगा, तो फिर स्वच्छता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती दोस्तों। जन भागीदारी ये बहुत अनिवार्य है। और हमारे यहां लीडरशिप की एक बड़ी विकृत व्याख्या हो गई है कि जो लंबा कुर्ता पैजामा पहन करके खादी के कपड़े पहन कर आ जाए वही लीडर होता है। जीवन के हर क्षेत्र में लीडरशिप होती है। शिक्षा के क्षेत्र में लीडर चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में लीडर चाहिए, और वो पॉलिटिकल लीडरों की जरूरत नहीं है जी। हमारे अफसर भी लीडर होते हैं, वे भी मोटिवेट करते हैं। हम ब्लॉक लेवल पर लीडरशिप कैसे बनाए, और ये जो संकल्प सप्ताह है ना, उसमें एक एक ग्रुप बैठने वाले हैं। उसका एक मकसद है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट बनेगा तो लीडरशिप आएगी, टीम स्पिरिट बनेगा तो जन भागीदारी के नए नए आइडियाज आएंगे। आपने देखा होगा कि कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, क्या सरकारी संसाधन उस नेचुरल कैलेमिटी को हैंडल कर सकते हैं क्या? देखते ही देखते इतनी बड़ी मात्रा में लोग जुड़ जाते हैं कि देखते ही देखते समस्याओं का समाधान करने लग जाते हैं, लोग करने लग जाते हैं। और उस समय हमें भी लगता है, अरे वाह, समाज ने इतनी बड़ी मदद कर दी, मेरा काम हो गया। अफसर को भी लगता है यार अच्छा हो गया, इन लोगों ने मदद की, मेरा काम हो गया। जो भी ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं उनको पता है कि इस प्रकार की जो समाज की शक्ति है उसको पहचानना, समाज की शक्ति को जोड़ना। हमारे स्कूल कॉलेज अच्छे चले अगर परिवार के लोग जुड़ते हैं, गार्डियंस जुड़ते हैं, पेरेंट्स आते हैं, आप देखिए वो स्कूल कभी पीछे नहीं रहेगा। और इसके तरीके ढूंढने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई गांव का जन्मदिवस मनाइए। आपके यहाँ रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन का जन्मदिन ढूंढिए, रिकॉर्ड में मिल जाएगा, उसका जन्मदिन मनाइए।
आपके यहाँ स्कूल 80 साल पुरानी होगी, 90 साल पुरानी होगी, 100 साल पुरानी होगी, उस स्कूल की जन्म तारीख निकालिए और उस स्कूल में पढ़ करके गए हुए जितने जिंदा लोग उनको एक बार इकट्ठा कीजिए। जन भागीदारी के तरीके होते हैं। जन भागीदारी का मतलब ये नहीं कि तुम डोनेशन दे दो। अब जैसे कुपोषण है, आंगनवाड़ी में कुपोषण की समस्या अगर मुक्त करनी है तो क्या बजट से होगी? वो एक तरीका है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई मेरे गांव के अंदर एक तिथि भोजन का कार्यक्रम करूंगा, उस तिथि भोजन के कार्यक्रम में किसी की जन्म जयंती है, किसी के माता पिता की मृत्यु तिथि है, किसी की लग्न तिथि है, तो मैं उनको कहूं देखिए अपने गांव में ये आंगनवाड़ी है, 100 बच्चे हैं, आपका जन्मदिन है, अगर आप घर में कुछ अच्छा खाना खाने वाले हो, करने वाले हो, ऐसा करो इन 100 बच्चों के लिए आपके जन्मदिन के निमित्त आप एक फल लेके आइए, सब बच्चों को एक एक केला दे दीजिए, उसका जन्मदिन बन जाएगा। और कहना एक खुद आना है और खुद उन बच्चों को देना है, तो सामाजिक न्याय भी होता है, समाज में जो दूरी होती है वो भी हट जाती है। और आपको साल में गांव में 80-100 परिवार जरूर मिल जाएंगे जो स्कूल में आकर के, आंगनवाड़ी में आकर के उन बच्चों को बढ़िया चीज खिलाएंगे। सीजनल जो चीज होगी, मान लीजिए खजूर आ गई, वो कहेगा कि चलो भाई आज मैं 2-2 पीस लेकर के जाता हूं, इन 100 बच्चे हैं जरा खिला के आता हूं। जन भागीदारी है, सरकार का बजट बचाने का काम नहीं है, जन भागीदारी की ताकत है। मैं जब गुजरात में था, मैंने तिथि भोजन का अभियान चलाया था और सारे धार्मिक कथाकार वगैरह भी अपने भाषणों में लोगों को आह्वान करते थे। करीब करीब 80 दिन, उस समय की मैं बात करता हूं, अभी तो मुझे पता नहीं है, साल भर में 80 दिन ऐसे निकलते थे कि किसी न किसी परिवार का अच्छा अवसर वो स्कूल के बच्चों के साथ आकर के मनाते थे और बच्चों को बढ़िया खिलाते थे। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई भी होती थी और ये खाना खिलाने का टेंशन जो टीचर को रहता है वो भी मुक्ति हो गई थी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि समस्याओं के समाधान में जन भागीदारी का सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। अगर हमें मान लीजिए टीबी, हमारे ब्लॉक में अगर 10 भी टीबी के पेशेंट है और टीबी मित्र वाली जो योजना है हम इनको जोड़ लें और हम कहें कि भाई आप इनको जरा हर हफ्ते फोन करते रहिए, आप जरा उनको पूछते रहिए, 6 महीने में टीबी गायब हो जाएगा उसका। हम जितना लोगों को जानेंगे, शुरू में मेहनत पड़ती है जोड़ने में, लेकिन बाद में शक्ति बन जाती है। आपने देखा होगा आज विश्व में भारत का नाम गूंज रहा है, आप भी अनुभव करते होंगे। अखबार में तो आता है कि मोदी के कारण हो रहा है, मोदी के कारण हो रहा है, मोदी सरकार की डिप्लोमेसी बहुत बढ़िया है, दिखना है, फलाना है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन रियलिटी में एक कारण और भी है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो हमारा डायस्पोरा है। भारत से गए हुए लोग जो उस देश में रहते हैं, उनके अंदर जो सक्रियता आई है, उनके अंदर जो संगठित ताकत खड़ी हुई है, उनकी पब्लिक लाइफ में जो भागीदारी बढ़ी है, तो उन देशों के लोगों को भी लगता है कि यार ये बड़े उपयोगी लोग हैं और उसके कारण भारत उपयोगी लगने लगा है। यानी जन भागीदारी की ताकत अगर विदेश नीति में काम आती है तो जन भागीदारी की ताकत मेरे ब्लॉक में तो बड़े आसानी से आ सकती है साथियों। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये जो संकल्प सप्ताह है उसका मैक्सिमम उपयोग कीजिए, खुले मन से चर्चा कीजिए, डिजाइन वर्कआउट कीजिए। उसी प्रकार से हमारे संसाधनों का उपयोग, हमारे यहाँ क्या होता है, एक ब्लॉक में 8-10 शायद व्हीकल होते हैं, ज्यादा तो होते भी नहीं, और कुछ ही अफसरों के पास व्हीकल रहते हैं। अब टूर ट्रैवल करने की जिम्मेवारी तो कई लोगों के पास है जिनके पास साधन नहीं होते हैं। मैंने गुजरात में एक प्रयोग किया था, वो बड़ा सफल रहा था। अगर मान लीजिए एक ब्लॉक में 100 गांव है, तो मैंने 10 अफसरों को 10-10 गांव दे दिए और मैंने कहा कि आप अपनी गाड़ी में जाएंगे तो इन 5 विभाग के जो जूनियर अफसर है, उन 5 के जूनियर अफसर को भी अपनी गाड़ी में बैठा दीजिए और 1 महीने तक आप इन 10 गांवों की ही चिंता करेंगे।
सभी विषय आप चर्चा करेंगे। आप भले एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी हैं, लेकिन आप उस गांव में जाकर के शिक्षा की भी चर्चा करेंगे, खेती भी चर्चा करेंगे, पानी की भी चर्चा करेंगे, पशु की भी चिंता करें, सारे दूसरे 10 गांव में, तीसरा वो महीने भर उसको 10 ही गांव रहते थे, फिर 1 महीने के बाद बदल देते थे। अनुभव ये आता था कि साइलो खत्म हो गए, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच आया, और ये जो 10 अफसर थे वो सप्ताह में 1 दिन बैठ करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि भाई उस इलाके में मैं गया था, मेरा विभाग तो शिक्षा है, लेकिन मैंने एग्रीकल्चर में ये चीज देखी है, पानी के क्षेत्र में उतने ही संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता था और परिणाम बहुत उत्तम आने लगे। और 10 अफसर ऐसे थे जिनको उस ब्लॉक की पूरी जानकारी रहती थी। वो होगा एग्रीकल्चर में, लेकिन उसको शिक्षा का भी मालूम होता था। वो शिक्षा में था, लेकिन उसको हेल्थ का भी मालूम रहता था। मैं समझता हूं हमने अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए। अगर हम गवर्नेंस की हमारी स्ट्रेटेजी बदलते हैं और हम हमारे संसाधनों का भरपूर उपयोग, और आज कम्युनिकेशन की ताकत भी है और कम्युनिकेशन समस्या भी है। आप आज लगता है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से जानकारी ले लूंगा, मैं मोबाइल फोन से जानकारी ले लूंगा। फिजिकल जाने का जो लाभ है ना साथियों, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जो आज मैं अभी आपके साथ बोलता हूं, वो आप अपने गांव में रहे होते और हो सकता है मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोई नया नहीं कहता, यही कहता, लेकिन यहां आने के बाद आपके आंखों से आंख मिलाने के बाद जो ताकत आती है ना, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से नहीं आती है। और इसलिए हमारा फिजिकल जितनी जिम्मेवारी है फिजिकल जाकर के करने की, उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हम जब स्थान पर जाते हैं हमें उसकी ताकत की पहचान मिलती है। ये जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है, आपको शायद पहली बार जब ये सप्ताह चलेगा तो पहले कभी नहीं ध्यान गया होगा, आपके अपने साथियों के सामर्थ्य विषय में पहले पता नहीं होगा। कभी कभी तो नाम भी पता नहीं होगा, आपकी ऑफिस में रोज मिलता होगा, नमस्ते भी हो जाती होगी, नाम भी पता नहीं होगा। लेकिन ये जब एक सप्ताह आप साथ बैठेंगे, आपको उसकी शक्ति का परिचय होगा, उसकी विशेषताओं का परिचय होगा, और वही हमारी टीम स्पिरिट के लिए बहुत अनिवार्य होता है। और जब एक टीम बन जाती है तो इच्छित परिणाम अपने आप मिल जाते हैं। और इसलिए साथियों, मेरा आप सबसे आग्रह है कि हमें 3 महीने के भीतर भीतर, मान लीजिए आप एक 30 पैरामीटर में पीछे हैं, 5 पैरामीटर ऐसे तय कीजिए जिसमें हम पूरी तरह स्टेट के एवरेज से बाहर आ जाते हैं, कर लीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यार 5 में हो गए तो अब तो 10 में हो सकते हैं। और इसलिए हम स्कूल में भी पढ़ते थे तो टीचर क्या पढ़ाते थे, जब एग्जाम में बैठते हो ना, जो इजी आंसर है वो पहले लिखो, ऐसा सिखाते थे। तो वो टीचर ने सिखाया वो अभी भी काम में आता है। आप भी, आपके यहाँ जो सरल चीजें हैं उसको सबसे पहले सॉल्व करके उसमें से बाहर निकल जाए। तो अगर 40 चीजें हैं तो 35 पर पहले आ जाइए। धीरे धीरे करके एक एक समस्या से निकलते जाएंगे। आप देखते ही देखते आपका ब्लॉक एस्पिरेशनल में से औरों का एस्पिरेशन बढ़ाने का एस्पिरेशन बन जाएगा जी। वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन बन जाएगा। और मैं मानता हूं कि हमारे 112 डिस्ट्रिक्ट जो कल तक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वो आज इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। देखते ही देखते हैं 1 साल के भीतर भीतर 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं, जो 500 में से एटलीस्ट 100 इंस्पिरेशनल ब्लॉक बन जाएंगे, पूरे राज्य के लिए इंस्पिरेशनल ब्लॉक बन जाएंगे। और इस काम को पूरा करिए साथियों। मुझे अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आप सबसे बात करने का मौका मिला। जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हम मिशन मोड में चलें, और मैं विभागों के लोगों को भी कहता हूं कि आप 100 ब्लॉक पूरे देश में से चयनित कीजिए और उनको भी समय सीमा में आप नेशनल एवरेज तक ले आइए। हर विभाग इस प्रकार से काम करे। मैं नहीं मानता हूं ग्रास रूट लेवल पर कहीं कोई काम छूट जाएगा। सारे काम 1-2 साल में पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, मैं अभी से आपको कहता हूं 2024 में
हम फिर अक्टूबर नवंबर में मिलेंगे, फिजिकली मिलेंगे और हम इसका लेखा जोखा करेंगे। और मैं उस समय यहां ऑडियंस में बैठ करके आप में से 10 लोगों के सफलता की बातें सुनना चाहूंगा और फिर मुझे जो कहना है वो मैं अगले साल 2024 अक्टूबर या नवंबर में आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए मैं आपके काम के लिए ज्यादा आपका समय नहीं लेता हूं, क्योंकि आपको ब्लॉक को जल्दी आगे बढ़ाना है, तो मुझे अब आपका समय नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शक शब्दों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हृदय से आभार। आपके प्रेरणादायी शब्दों ने हमें नई ऊर्जा दी है। आपका आभार माननीय। आपके आश्वासन ने हमें नया आत्मविश्वास दिया है। आपने हम पर जो विश्वास प्रेषित किया है, हम उस पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हृदय से आभार। आज हमारे देश के आकांक्षी ब्लॉक्स